बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा। पहला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में पहला महामुकाबला देखा जाएगा। कराची नेशनल स्टेडियम में ये पहला मैच खेला जाएगा और आज से चैंपियंस ट्रॉफी का धूम धड़ाका शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में पहली भिड़ंत देखी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 9वां सेशन है। वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। बड़ी बेसब्री के साथ तमाम जो खेल प्रेमी हैं वो इंतजार कर रहे थे आज से इस मैच की शुरुआत को लेकर। कल बांग्लादेश और भारत के बीच में मुकाबला देखा जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में आज महामुकाबला होने जा रहा है और ऐसे में कराची नेशनल स्टेडियम में ये मैच होगा। तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों को लेकर लगभग तस्वीरें सभी दर्शकों तक पहुंचाई गई हैं। इसी के साथ मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है तो और भी ज्यादा नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं इस बार के इस चैंपियंस ट्रॉफी में। 8 टीमें 15 मैच। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। मनोज जी, चैंपियंस ट्रॉफी सभी को बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार आज से इसका आगाज हो रहा है। धूम धड़ाका अगले दिनों तक चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ दिनों तक देखा जाएगा। पहला मुकाबला आज है। किस तरीके से देखते हैं आज इस भिड़ंत को, इस कड़े मुकाबले को? देखिए, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, बहाल हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। ये अपने आप में एक बहुत खुशखबरी है। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि 8 टीमें हैं और 8 टीमों में जो है टॉप 8 टीमों को इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। और अब क्योंकि आज अब से कुछ देर में मुकाबला शुरू होने वाला है, टॉस होने वाला है कराची के नेशनल स्टेडियम में और यहाँ 2 टीमें होंगी आमने सामने, मेजबान पाकिस्तान और साथ में उनके जो है न्यूजीलैंड की टीम। पाकिस्तान की टीम जिसने 4 दिन में 2 बार मुकाबले गंवाए हैं, हारे हैं इसी न्यूजीलैंड की टीम से। और न्यूजीलैंड के लिए एक तरह से पाकिस्तान भी उसका होम ग्राउंड जैसा ही है, क्योंकि देश के दुनिया भर के जितने भी स्टेडियम्स हैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से अगर आप देखें तो ओवरऑल उसने सबसे ज़्यादा मैच पाकिस्तान में ही खेले हैं। तो अब न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि अगर स्पिन ट्रैक होता है तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड की बल्ले बल्ले, और क्योंकि अब रिकॉर्ड का, आंकड़ों का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता, क्योंकि जब एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है और टॉस होगा, टॉस के बाद जो टीम कंपोजिशन होगा उस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ मैच में बहुत मज़ा आने वाला है। चाहे पाकिस्तान जीते चाहे न्यूजीलैंड जीते, जीत क्रिकेट की होगी। बिल्कुल, जीत तो क्रिकेट की होगी। और ऐसे में अगर मुकाबले को लेकर, आज के इस मुकाबले को लेकर हम बात करें, भारत बांग्लादेश को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि कल कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले आज के होने वाले इस मैच को लेकर अगर हम बात करें तो दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए खिलाड़ियों को लेकर, कौन किस पर भारी आपको नजर आ रहा है? एक भविष्यवाणी मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूंगी। बड़ी बारीकी से आप दोनों टीमों को जानते हैं, बड़ी बारीकी से हर खिलाड़ी को आप जानते हैं, खिलाड़ी के प्लस पॉइंट भी आपको पता है, खिलाड़ियों के माइनस पॉइंट भी आपको पता है। तो ये एक कंपैरिजन आज की दोनों टीमों के बीच में। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान की एक तो वो होस्ट नेशन है, अपने घरेलू दर्शकों के बीच में खेल रहा है, कंडीशंस का उसको लाभ है, पिछला चैंपियन है, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका ना सिर्फ लाभ होगा बल्कि थोड़ा दबाव भी होगा। और वहीं उसके कप्तान और उप कप्तान बहुत अच्छी फॉर्म में है, आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान, और साथ ही फकर जमान का बल्ला भी बीच बीच में चल रहा है। तो एक तरह से तीनों बल्लेबाजों का चलना, और उसके बाद बाबर आजम और जो तमाम जो और अन्य खिलाड़ी हैं, चाहे साउथ शकील हों, इनका चलना, इनमें से 1 या 2 बल्लेबाजों का चलना बहुत ज़रूरी है अगर आप 300 के स्कोर तक पहुंचना है, क्योंकि कराची या लाहौर में 300 का स्कोर कोई बहुत मायने नहीं रखता। और देखिए, पिछले दिनों तो पाकिस्तान ने ही साउथ अफ्रीका को 350 रन बनाने के बावजूद उसे हरा दिया, एक पहाड़नुमा स्कोर को पार किया। नकारात्मक चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लिए। ये तो 3-4 पॉइंट्स मैंने फेवरेबल बताए। बाबर आजम का लय में ना आना, एक ओपनर ही रखना टीम में, और नंबर 3 के जो प्लेयर हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, बाबर आजम ने लय में आते हुए दिख रहे थे, उनको ओपन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब लंबे समय के बाद वो ओपन करने जा रहे हैं और उनका बल्ला जो है उस तरीके से चल नहीं पा रहा। हालांकि शुरुआत अच्छी दिलाते हैं, उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते। उसके बाद जो है दूसरी बड़ी दिक्कत है कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाज जो हैं वो रनों पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपोनेंट टीम के। और आज जो है स्लॉग ओवर्स और शुरुआती ओवर ही सब कुछ नहीं है। एक समय होता था जब शुरुआती ओवरों में आपने जितने रन बटोरने थे आप बटोर लेते थे, लेकिन आज जो है 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक का जो
खेल है वही निर्णायक होता है और वहीं पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं मात खाता है। तो क्योंकि उनके पास स्पिनर ही एक है, ओपनर ही एक है, कैसी टीम चुनी है, जिन पर भरोसा करना चाहिए था उन पर भरोसा ही नहीं किया गया। और अब आप बताइए, मैं तो कहूँगा कि पता नहीं पाकिस्तान टीम में कोई ऐसे सिलेक्टर्स हैं जो शायद हिंदुस्तान के या अन्य टीमों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, तभी एक तरह से खुशदिल शाह को आप टीम में शामिल कर लेते हैं, फ़हीम अशरफ को शामिल कर लेते हैं, हसनैन को शामिल कर लेते हैं जो बहुत महंगे साबित होते हैं। और इस तरीके से मैं समझता हूं कि प्लानिंग में बहुत गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। अगर न्यूजीलैंड की भी बात कर लें तो न्यूजीलैंड के जो टॉप 6 बल्लेबाज हैं उसमें विल जंग को छोड़कर सभी बल्लेबाज रन बना रहे हैं। चाहे अभी देखिए, अभी पिछले दिनों जो है फिलिप्स ने सेंचुरी बनाई, फिर केन विलियमसन ने सेंचुरी बनाई, आपके जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उनके जो टॉम लाथम, वो एक हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। डेरिल मिचेल 2 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो सारे बल्लेबाज चल रहे हैं, नंबर 8 तक बल्लेबाजी में गहराई है और एक मुकम्मल टीम है। स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, तीनों स्पिनर्स बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और पेसर जो है उनके तेज गेंदबाज, कागजों पर बेशक पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, लेकिन इन्होंने भी चाहे आपके हेनरी हो चाहे राउरके हों, और अब तो एक और डफी आ गए हैं उनके पास तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर, उन्होंने सऊदी और ट्रेंट बोल्ट की कमी को खलने नहीं दिया है। तो ये कुछ फेवरेबल चीज़ें हैं जो न्यूजीलैंड के पक्ष में जाती है। न्यूजीलैंड का नकारात्मक पक्ष देखें तो मुझे कुछ नहीं लगता। मेरे ख्याल से एक मुकम्मल टीम है और शायद इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की एक फेवरेट टीम है, हॉट फेवरेट टीम है न्यूजीलैंड। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से आप पाकिस्तानी टीम को लेकर आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये हुंकार भरी जा रही है कि इस बार पाकिस्तानी टीम काफ़ी मजबूत है और बड़े ही दमदार तरीके से आएगी। खुंकार टीम जो है, वहाँ के तमाम जो पत्रकार हैं जिनसे लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमने चर्चा भी की, वो कर रहे हैं बातें ऐसी, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से ये आवाज़ भी उठी है कि इस बार की जो टीम है पाकिस्तान की वो कमज़ोर है। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि जीत दिला सके पाकिस्तान को। आज का मुकाबला पाकिस्तान से ही शुरू हो रहा है और ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए ज़मीन कैसे रहने वाली है पाकिस्तान की, किस तरीके से वो इस पिच पर टिकेंगे, ये भी बताइएगा। और उससे पहले जो टीम पाकिस्तान को लेकर आप बात कर रहे थे, इस पर भी बताइएगा कौन सा ऐसा चेहरा है पाकिस्तानी टीम पर जिस पर भरोसा इस वक्त किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए जी, भरोसा तो कप्तान और उप कप्तान पर किया जा रहा है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। फकर जमान के आने से टीम की ताकत कई गुना बढ़ गई है क्योंकि यही फकर जमान थे जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीतने नहीं दिया था। भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब यहाँ क्योंकि न्यूजीलैंड है सामने, स्पिन बॉलिंग जो कि भारत और पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत रही है, चाहे वहाँ पर सकलेन मुश्ताक हों, चाहे मुश्ताक अहमद हों, चाहे सईद अजमल हों, चाहे थोड़ा पहले चलें तो अब्दुल कादिर हों। लेकिन आज की डेट में देखें आप तो आप खुशदिल शाह, आगा सलमान, अबरार, मतलब मजाक सा लगता है, कोई तुलना ही नहीं है किसी भी तरह की। तो मैं समझता हूँ स्पिन बॉलिंग बहुत बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान की और तेज गेंदबाजी कागजों पर बहुत मजबूत है। अब क्योंकि हारिस रऊफ फिट हो गए हैं तो उससे निश्चित तौर पर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को अपना स्वाभाविक खेल खेलने का सुनहरा अवसर रहेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये पूरी तरह से फिट हैं हारिस रऊफ? अगर मैं तो फिर भी कहूँगा कि अगर वो पूरी तरह 100% फिट नहीं है, अगर वो 70 या 80% भी फिट हैं तो भी उन्हीं को खिलाना चाहिए क्योंकि वो 100% जो फिट हैं हसनैन, उनसे तब भी बेहतर खिलाड़ी हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा अगर हारिस रऊफ यहाँ पर मैच खेलते हैं। अच्छा मनोज जी, न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की जमीन कैसे रहने वाली है? देखिए, न्यूजीलैंड की जहाँ तक बात करें, क्योंकि अभी ट्राई सीरीज में हमने देख लिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज साबित हो रहे हैं। बल्लेबाजी में जिस तरह से हम फख्र करते हैं कि हमारी हिंदुस्तान टीम की गहराई है बल्लेबाजी में, वही गहराई न्यूजीलैंड की टीम में भी है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ब्रेसवेल जो नंबर 7 पर आते हैं, पिछले दिनों जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी पर उन्होंने छक्के जड़े, जिस तरह से नंबर 8 पर मिचेल सेंटनर खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं दोनों, तो ये एक निचले क्रम में लोअर मिडल ऑर्डर मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रांग है उनका। और तो और नंबर 9 के जो बल्लेबाज हैं हेनरी, वो भी 4 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर 9 तक आप उनसे बहुत भरोसा कर सकते हैं। तो बल्लेबाजी में गहराई, टॉप 6 बल्लेबाजों में से 5 का लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करना, ये तो मुझे बिल्कुल 1996 की वो टीम याद आ रही है श्रीलंका की, जिसके एक साथ कई खिलाड़ी एक साथ फॉर्म में आए थे और उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड के लिए जब वो भारत से खेलेगा 2 मार्च को, तो वो सफर भारत के लिए भी आसान होने वाला नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अच्छा मनोज, अगर देखा जाए तो 19 दिन है, 15 मैच हैं, 8 टीमें हैं,
8 टीमें 15 मैच, और ऐसे में आज का पहला मैच है। पहले मैच में जिस तरीके से आज सामने आएगा कि विनर कौन है, जो पारी आज खेली जाएगी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी जो रणनीति है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो भी उजागर हो जाएगी, वो भी सामने आ जाएगी। क्या कुछ उन्होंने अपनी प्लानिंग में चेंज किया है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की क्या कुछ प्लानिंग है, वो भी सामने आ जाएगी। क्या रणनीति के साथ ये लोग पिच पे उतर रहे हैं, वो भी सामने आ जाएगी। काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा ना आज की मैच के बाद। चलिए मैं आपको एक जल्दी से एक अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, टॉस वो जीत चुके हैं। तो क्या अब गेंदबाजी से ज्यादा मुनाफा होता है कि पहले चुनने से, या फिर बल्लेबाजी? देखिए यहाँ पर अब क्योंकि ओस की भी भूमिका रहती है, तो अब बाद में आप गेंदबाजी करने से बचें तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छी उन्होंने टॉस जीती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि कहीं न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करें। कहीं न्यूजीलैंड ने 350 का स्कोर खड़ा कर दिया तो फिर पाकिस्तान के साथ देखा गया है कि वो दबाव में आ जाते हैं। जैसे कि हमने ट्राई सीरीज में देखा कि एक टीम अगर उनके खिलाफ अच्छा स्कोर खड़ा कर लेती है तो पाकिस्तान की टीम दबाव में आ जाती है, उनसे फील्डिंग भी उस लेवल पे नहीं हो पाती और गेंदबाज भी खूब रन लुटाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपने टॉस का जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है तो आप जल्दी से जल्दी उनके विकेट चटकाएं, क्योंकि शाहिन अफरीदी में क्षमताएं हैं शुरू के ओवर में विकेट चटकाने की। अगर वो अपने इस लियाकत को यहाँ पूरी तरह 100% उसका इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत शानदार लम्हा होगा। अगर यहाँ कहीं झटका दे दिया तो फिर बहुत दबाव के साथ उतरेगी 23 तारीख को पाकिस्तान की टीम भारत से। बिल्कुल दबाव तो होगा ही, और इसी के साथ जिस तरीके से आज टॉस जीता है, इसके साथ बॉलिंग पहले ले ली है। न्यूजीलैंड बल्लेबाजी के लिए सबसे पहले उतरेगा, तो कितने रन बनाने का अनुमान आप लगा रहे हैं आज के मैच में? देखिए यहाँ पर तो रनों से भरपूर पिच है। साउथ अफ्रीका ने भी 350 रन कुछ बनाए थे, उसके बावजूद उसको भी बचाव नहीं कर पाए और पाकिस्तान ने 260 रन की, दो खिलाड़ियों ने, कप्तान और उप कप्तान ने पार्टनरशिप करके उसको स्कोर को लान दिया था। मैं एक और आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ जो टीम में कुछ बदलाव अगर हुआ है तो हारिस राउफ जो हैं वो टीम में आ गए हैं। अब वो कितने फिट हैं, फिटनेस के साथ उनकी थोड़ा एक चोली दामन का साथ रहा है। फहीम अशरफ जो है वो बाहर हो गए हैं, जिनकी हमने खूब आलोचना की है पिछले कुछ दिनों में, आपको भी याद होगा। तो फहीम अशरफ बाहर हैं, उनके जगह पर हारिस राउफ जो हैं वो टीम में आ गए हैं। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। और न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें तो जैकब डफी गोज आउट, डफी जो है वो बाहर हो गए हैं। मैट हेनरी जो है वो टीम में आ गए हैं। तो मैट हेनरी, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि जो नंबर 9 पर भाई अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बेंगलुरु टेस्ट में भी उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। लेकिन वो टीम से बाहर है जी।